डीप डाइव में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो क्लाउड एप्लीकेशंस की दुनिया में बहुत अहम है, पर शायद पर्दे के पीछे रहता है। सोचिए, आप कोई ऑनलाइन सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं और अचानक वो अटक जाती है या वेबसाइट लोड नहीं होती, बस थोड़ी देर के लिए। काफी फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना? ये जो छोटी मोटी टेम्पररी दिक्कतें हैं, इन्हें टेक्निकल जार्गन में ट्रांजिएंट फॉल्ट्स कहते हैं। तो सवाल ये है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स इन चीजों से कैसे निपटते हैं। यहीं पर एक डिजाइन पैटर्न काम आता है, रीट्राई पैटर्न। हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट लर्न के एज्योर आर्किटेक्चर सेंटर का एक अच्छा लेख है जो इसे समझाता है। तो आज हम इसी पैटर्न की गहराई में जाएंगे। ये है क्या, क्यों इतना जरूरी है और इसे इस्तेमाल करते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्लाउड एनवायरनमेंट में, क्योंकि वो इतना डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इस तरह की छोटी मोटी रुकावटें, मतलब ट्रांजिएंट फॉल्ट्स, एक्सपेक्टेड होते हैं जी। वो कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो असली बात यह है कि एप्लीकेशन इन्हें कितनी स्मूथली हैंडल कर पाती है बिना यूज़र को ज़्यादा पता चले या परेशान हुए। रीट्राई पैटर्न इसी का एक कोर मैकेनिज्म है। तो चलिए शुरू करते हैं समस्या से ही। ये ट्रांजिएंट फॉल्ट्स ये आखिर हैं क्या और क्लाउड में इतने कॉमन क्यों हैं? देखिए, क्लाउड एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है ना? इसमें नेटवर्क कनेक्टिविटी में पल भर की रुकावट आ सकती है। कोई सर्विस अचानक बहुत ज़्यादा बिजी हो सकती है, जिसे थ्रॉटलिंग कहते हैं, और वो नए रिक्वेस्ट लेना बंद कर सकती है थोड़ी देर के लिए, या फिर किसी कंपोनेंट का टेम्पररी फेलियर हो सकता है। ये फॉल्स मतलब आमतौर पर सेल्फ करेक्टिंग होते हैं? हाँ, यानी थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए डेटाबेस पर एकदम से लोड बढ़ गया, तो वो शायद कुछ रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दे, पर जैसे ही लोड कम होगा वो फिर से काम करने लगेगा। अच्छा, मतलब ये परमानेंट दिक्कतें नहीं है, बस टेम्पररी रुकावटें हैं और एप्लीकेशन को इनसे निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये मानकर चलना चाहिए कि ऐसा होगा। बिल्कुल, क्लाउड एप्लीकेशंस की डिजाइन में ये अजम्पशन होता है। हाँ, तो फिर आता है समाधान, रीट्राई पैटर्न। नाम से तो लगता है कि बस फिर से कोशिश करनी है। ये काम कैसे करता है असल में? हाँ, इसका जो मूल सिद्धांत है वो बहुत सरल है। अगर आप किसी रिमोट सर्विस से मान लीजिए कोई एपीआई कॉल कर रहे हैं या डेटाबेस से बात कर रहे हैं और वो ऑपरेशन पहली बार में फेल होता है, तो एप्लीकेशन हार नहीं मानती। वो कुछ देर इंतजार करती है और फिर से वही ऑपरेशन करने की कोशिश करती है। और ये सब आइडियली ट्रांसपेरेंटली होना चाहिए। मतलब यूजर को शायद पता भी ना चले कि बैकग्राउंड में कोई रीट्राई हुआ है। सोर्स में एक डायग्राम भी है ना? क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, फेल हुआ तो रीट्राई लॉजिक उसे पकड़कर दोबारा भेजता है, और ये तब तक चल सकता है जब तक या तो ऑपरेशन सफल ना हो जाए या फिर आपने जो तय कर रखी हैं उतनी मैक्सिमम अटेम्प्ट्स पूरी ना हो जाएं। अच्छा, और अगर मान लीजिए सारी कोशिशें हो गई फिर भी फेल हो गया, तब एप्लीकेशन को समझना चाहिए कि भाई ये शायद टेम्पररी नहीं है, ये कोई और ज़्यादा सीरियस इशू हो सकता है। उस स्थिति में उसे एक प्रॉपर फेलियर मानना चाहिए, एक एक्सेप्शन थ्रो करना चाहिए और उसे हैंडल करना चाहिए। शायद यूज़र को बताना पड़े या कोई फॉल बैक मैकेनिज्म यूज़ करना पड़े। और ये भी जानना दिलचस्प है कि ट्रांजिएंट फॉल्स इतने कॉमन हैं कि कई स्टैंडर्ड क्लाइंट लाइब्रेरीज और सर्विसेज में अब ये बिल्ट इन आता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एंटिटी फ्रेमवर्क कोर है डेटाबेस एक्सेस के लिए, उसमें रीट्राई लॉजिक पहले से है। डेवलपर्स को खुद से सब कुछ लिखने की जरूरत कम पड़ती है कई बार। ओके, तो सिद्धांत हुआ, फेल हो तो दोबारा ट्राई करो। लेकिन क्या हर फेलियर पर एक ही तरह से रीट्राई करना ठीक है? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर स्ट्रैटेजी का रोल आता है। हर फेलियर एक जैसा नहीं होता। सोस 3 मुख्य स्ट्रैटेजीज बताता है। पहला है कैंसिल, मतलब रीट्राई करो ही मत। अच्छा, कब? अगर फॉल्ट ऐसा है जो टेम्पररी नहीं लगता, जैसे मान लीजिए ऑथेंटिकेशन फेल हो गया गलत पासवर्ड की वजह से, अब इसमें रीट्राई करने का क्या फायदा, है ना? या कोई ऐसा एरर आया है जिससे लगता नहीं कि दोबारा कोशिश करने से वो ठीक हो जाएगा, तो बस ऑपरेशन कैंसिल करो, एक्सेप्शन रिपोर्ट करो। टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, मेक सेंस। और दूसरा है रीट्राई इमीडिएटली, मतलब तुरंत दोबारा कोशिश करो जी। ये तब काम आ सकता है जो फॉल्ट बहुत ही रेयर या अनयूजुअल हो। जैसे नेटवर्क में कोई पैकेट करप्शन हो गया, ये बार बार तो नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में तुरंत रीट्राई करने से शायद काम बन जाए। सोर्स कहता है वेरी रेयर और अनयूजुअल फॉल्ट्स के लिए। तीसरा, जो शायद सबसे कॉमन होगा, हाँ,
तीसरा है रीट्राई आफ्टर डिले। ये सबसे आम स्ट्रैटेजी है, खासकर कनेक्टिविटी इश्यूज के लिए या जब सर्विस बिजी हो, थ्रॉटल कर रही हो। यहाँ रिक्वेस्ट फेल होते ही तुरंत रीट्राई नहीं करते। कैसे? एप्लीकेशन कुछ देर रुकती है और फिर कोशिश करती है। ये डिले बहुत जरूरी है। डिले ये क्यों जरूरी है? और कितना डिले? क्या ये हमेशा फिक्स्ड होता है? डिले इसलिए ज़रूरी है ताकि जिस सर्विस या नेटवर्क में दिक्कत आई है उसे थोड़ा रिकवर होने का, संभलने का मौका मिल जाए। अगर आप फौरन रिट्राई करेंगे, खासकर अगर सर्विस ओवरलोडेड है, तो वो शायद फिर फेल हो जाए और आप सिचुएशन को और बिगाड़ सकते हैं। अब रही बात कितना डिले, तो ये फिक्स्ड हो सकता है, जैसे हमेशा 1 सेकेंड रुको, या ये इंक्रीमेंटली बढ़ सकता है, पहली बार 1 सेकेंड, दूसरी बार 2, तीसरी बार 3, ऐसे। या फिर जो अक्सर ज़्यादा इफेक्टिव होता है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ सकता है, मतलब 1 सेकेंड, फिर 2, फिर 4, फिर 8। इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ। एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ, ये नाम सुना है। ये कैसे मदद करता है, खासकर बिजी सर्विसेज के केस में? जब एक सर्विस बहुत बिजी होता है तो हर रिक्वेस्ट सर्वर पर एक और बोझ है और भीड़, और सर्वर को ये लगता है कि हर रिक्वेस्ट इज एन अर्जेंट। पर जब आप एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ यूज करते हैं तो आप ज़्यादा कंट्रोल लेते हैं अपनी रेट्स के ऊपर, जैसे कि 1 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड, फिर 4 सेकेंड। तो ये आपके रिक्वेस्ट को और थोड़ा सा ज़्यादा पेस के ऊपर आगे बढ़ा देता है और सर्वर को अगले रिक्वेस्ट के लिए थोड़ा सा मौका मिलता है कि वो पहले डेटा पूरा डिस्ट्रीब्यूट करे। हाँ, एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ बहुत काम का है। सोचिए, आपके एप्लीकेशन के कई इंस्टेंसेस हैं, मतलब कॉपीज चल रही हैं, और वो सब एक ही बिजी सर्विस को कॉल कर रहे हैं। अगर सब फेल होने पर एक फिक्स डिले, मान लीजिए 1 सेकेंड के बाद एक साथ रीट्राई करेंगे, तो क्या होगा? वो सर्विस फिर से एक साथ रिक्वेस्ट से भर जाएगी, है ना? इसे थंडरिंग हर्ड प्रॉब्लम कहते हैं। एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ में क्योंकि डिले हर बार बढ़ता जाता है, अलग अलग इंस्टेंसेस के रीट्राई अटेम्प्ट्स टाइम में फैल जाते हैं। कोई 1 सेकेंड बात करेगा, कोई 2, कोई 4। इससे सर्विस पर लोड स्प्रेड आउट हो जाता है, उसे रिकवर होने का बेहतर मौका मिलता है। सोर्स भी कहता है कि ये रिक्वेस्ट्स को स्प्रेड करने में मदद करता है। ये तो काफी स्मार्ट तरीका है भीड़ को मैनेज करने का। अच्छा, एक और चीज, लॉगिंग। जब रीट्राई हो रहे हों तो क्या हर फेल्ड अटेम्प्ट्स को एरर की तरह लॉग करना चाहिए? इससे तो लॉग फाइल्स भर जाएंगी और ऑपरेटर्स को फालतू के अलर्ट्स मिलेंगे। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है आपने। लॉगिंग ज़रूरी है, पर उसमें भी स्ट्रैटेजी चाहिए। सोर्स सलाह देता है कि जो शुरू के फेल्ड अटेम्प्ट्स हैं, उन्हें शायद आप इंफॉर्मेशनल एंट्री या वार्निंग की तरह लॉग करें, ये दिखाने के लिए कि हाँ, रीट्राई हुआ। असली एरर तभी लॉग करें जब आपकी सारी रीट्राई अटेम्प्ट्स खत्म हो जाएं और ऑपरेशन फिर भी फेल हो जाए। इससे ऑपरेटर्स का नॉइज कम होता है और वो केवल उन फेलियर्स पे फोकस कर पाते हैं जो वाकई में अटेंशन मांग रहे हैं। ये सही है। सुनने में तो ये सब काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है, पर जब इसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या कुछ और चीजें हैं जिनका खास ध्यान रखना पड़ता है? कोई पोटेंशियल पिटफॉल्स? हाँ, बिल्कुल है। रीट्राई पैटर्न देखने में सीधा है, पर इसे लागू करते समय कई चीजें सोचनी पड़ती हैं। सोर्स में भी इनका जिक्र है। पहला है परफॉर्मेंस इम्पैक्ट। आपकी रीट्राई पॉलिसी का एप्लीकेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस और रिस्पॉन्सिवनेस पर क्या असर पड़ेगा? हर ऑपरेशन बराबर क्रिटिकल नहीं होता। जो कम जरूरी ऑपरेशंस हैं, उनके लिए शायद आप कम रीट्राइज और कम डिले वाली फेल फास्ट अप्रोच चाहें, ताकि एप्लीकेशन अटकी हुई न लगे। जैसे एक इंटरैक्टिव वेब ऐप है, यूजर ज्यादा इंतजार नहीं करेगा, वहां शायद जल्दी फेल करके यूजर को बताना बेहतर है कि ट्राई अगेन लेटर, बजाय इसके कि बैकग्राउंड में 1 मिनट तक रीट्राई चलता रहे। दूसरी तरफ कोई बैकग्राउंड बैच जॉब है, वो शायद ज्यादा रीट्राइज और लंबे डिलेज अफोर्ड कर सकता है। सही। और अगर रीट्राई पॉलिसी बहुत अग्रेसिव हो, मतलब बहुत ज्यादा रीट्राइज, बहुत कम डिले, वो उल्टा पड़ सकता है। एक बहुत अग्रेसिव पॉलिसी पहले से स्ट्रगलिंग सर्विस को और ज्यादा ओवरलोड कर सकती है। वो सर्विस और धीमी हो सकती है या पूरी तरह बैठ सकती है। सोर्स में ये वार्निंग है। यहीं पर फिर वो दूसरा पैटर्न सर्किट ब्रेकर काम आता है। अगर कोई सर्विस लगातार फेल हो रही है तो शायद कुछ देर के लिए उसे कॉल करना ही बंद कर देना बेहतर है। अच्छा, सर्किट ब्रेकर पे हम आएंगे। एक और शब्द जिसका जिक्र था सोर्स में, इम्डिपोटेंसी। ये क्या होता है और रीट्राई से इसका क्या लेना देना है? इम्डिपोटेंसी ये बहुत बहुत क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है रीट्राइज के लिए।
इम्डिपेंडेंट ऑपरेशन वो होता है जिसे आप चाहे एक बार करें या 5 बार या 10 बार, नतीजा हमेशा सेम रहेगा और कोई गलत साइड इफेक्ट नहीं होगा। जैसे किसी सर्वर से डेटा पढ़ना, रीड ऑपरेशन, आप एक बार पढ़े या 10 बार डेटा बदलेगा नहीं, ये इम्डिपेंडेंट है। और नॉन इंडिपेंडेंट का उदाहरण? सबसे कॉमन उदाहरण है ऑनलाइन पेमेंट करना। मान लीजिए आपने पे बटन दबाया, रिक्वेस्ट गया, सर्वर ने पेमेंट प्रोसेस कर दिया, पर रिस्पांस वापस आने से पहले नेटवर्क टूट गया। आपकी एप्लीकेशन को लगा कि ऑपरेशन फेल हो गया और उसने रीट्राई कर दिया। अब क्या होगा? डबल चार्जिंग। एग्जैक्टली, ये नॉन आइडेम्पोटेंट ऑपरेशन है। इसे दोबारा करने से साइड इफेक्ट होता है। तो रीट्राई इम्प्लीमेंट करने से पहले ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है, क्या ये ऑपरेशन आइडेम्पोटेंट है? अगर हाँ, तो रीट्राई करना जनरली सेफ है। अगर नहीं, तो आपको बहुत सावधान रहना होगा या फिर आइडेम्पोटेंस पैटर्न जैसी टेक्निक्स इस्तेमाल करनी होंगी ताकि रीट्राई सेफ बने। समझ गया, ये वाकई ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, क्या फेलियर के टाइप से भी रीट्राई स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, एक्सेप्शन का टाइप हर फेलियर एक जैसा नहीं होता। कुछ नेटवर्क एरर्स शायद मिलीसेकंड में ठीक हो जाएं, कोई सर्विस थ्रॉटल हो रही है तो शायद उसे कुछ सेकंड या मिनट लगें। तो किस तरह का एक्सेप्शन आया है, उसके आधार पर आप अपनी रीट्राई पॉलिसी, खासकर डिले कितना रखना है, उसे एडजस्ट कर सकते हैं। सोर्स भी कहता है कि ये फायदेमंद हो सकता है। और अगर ऑपरेशन किसी बड़े ट्रांजैक्शन का हिस्सा हो, जैसे मनी ट्रांसफर जिसमें कई स्टेप्स होते हैं? हाँ, ट्रांजैक्शन कंसिस्टेंसी ये भी एक कॉम्प्लेक्स एरिया है। अगर ऑपरेशन एक मल्टी स्टेप ट्रांजैक्शन का हिस्सा है, तो रीट्राई करने से ओवरऑल ट्रांजैक्शन की कंसिस्टेंसी पर क्या असर पड़ेगा, ये सोचना होगा। पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि ट्रांजैक्शन के सफल होने का चांस बढ़े, पर अगर फेल हो तो ट्रांजैक्शन को क्लीनली रोल बैक यानी अंडू किया जा सके। इसे फाइन ट्यून करना पड़ता है। तो काफी सारी बातें हैं, परफॉर्मेंस, आइडेम्पोटेंसी, एक्सेप्शन टाइप, ट्रांजैक्शंस, और लागू करने के लिए कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स। और सबसे ज़रूरी, ये पैटर्न कब इस्तेमाल करना चाहिए और कब बिल्कुल नहीं। हाँ, कुछ और प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं। पहला तो टेस्टिंग। रीट्राई लॉजिक को अच्छी तरह टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग फेलियर सिनेरियोज बनाकर देखें कि लॉजिक सही काम कर रहा है या नहीं, कहीं परफॉर्मेंस तो डिग्रेड नहीं हो रही, रिसोर्सेज ज़्यादा तो नहीं खा रहा। टेस्टिंग तो खैर हमेशा ही ज़रूरी है। बिल्कुल। फिर है कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस। रीट्राई लॉजिक वहीं इम्प्लीमेंट करें जहाँ फेलियर का पूरा कॉन्टेक्स्ट पता हो। कभी-कभी नेस्टेड कॉल्स होती हैं, फंक्शन ए कॉल्स बी, बी कॉल्स सी। अगर ए, बी, सी तीनों में रीट्राई लॉजिक लगा दिया तो डिलेज बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसे नेस्टेड रीट्राइज कहते हैं और इससे बचना चाहिए। बेहतर है कि नीचे वाले फंक्शंस जल्दी फेल करें और कारण बताएं, और रीट्राई का डिसीजन ऊपर वाले लेवल पर लिया जाए जहां ज्यादा कॉन्टेक्स्ट है। ओके, और लॉगिंग? हाँ, लॉगिंग फॉर डायग्नोसिस। जैसा हमने कहा, इंफॉर्मेशनल लॉगिंग करें और फाइनल फेलियर पर एरर लॉग करें। सभी कनेक्टिविटी फेलियर्स को लॉग करना अच्छा है ताकि बाद में एनालाइज कर सकें कि कहीं कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम तो नहीं। और फॉल्ट टाइप रिकग्निशन, ये पहचानना कि फॉल्ट वाकई ट्रांजिएंट है या लॉन्ग लास्टिंग है। अगर लॉन्ग लास्टिंग लगता है तो रीट्राई का फायदा नहीं, उसे एक्सेप्शन की तरह हैंडल करें या सर्किट ब्रेकर को काम करने दें। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखते हुए इसे इस्तेमाल कब करना चाहिए? सोर्स कहता है इसे तब यूज करें जब एप्लीकेशन रिमोट सर्विसेज या रिसोर्सेज से बात कर रही हो और वहां ट्रांजिएंट फॉल्ट्स आ सकते हों जिनके जल्दी ठीक होने की उम्मीद हो, जैसे टेम्पररी नेटवर्क इशू या सर्विस का शॉर्ट टर्म बिजी होना। और कब नहीं करना चाहिए, इसके एंटी पैटर्न्स? इसे तब इस्तेमाल ना करें जब पहला, फॉल्ट के लॉन्ग लास्टिंग होने की उम्मीद हो, इससे एप्लीकेशन स्लो हो जाएगी। दूसरा, फेलियर ट्रांजिएंट न हो बल्कि एप्लीकेशन की अपनी बिजनेस लॉजिक में कोई बग हो, रीट्राई करने से बग ठीक नहीं होगा। और तीसरा, इसे सिस्टम की स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम्स को छुपाने के लिए इस्तेमाल न करें। अगर कोई सर्विस बार बार लोड की वजह से फेल हो रही है तो उसे स्केल करने की जरूरत है, न कि सिर्फ रीट्राई करते रहने की। तो ये सिर्फ कोडिंग की बात नहीं, ये रिलायबल सिस्टम डिजाइन का एक हिस्सा है। इसका बड़ा कॉन्टेक्स्ट क्या है? एग्जैक्टली। लेख इसे अजोर वेल आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क के रिलायबिलिटी पिलर से जोड़ता है। रिलायबिलिटी मतलब सिस्टम फेलियर्स को हैंडल कर सके
और रिकवर कर सकें। ट्रांजिएंट फॉल्स हैंडल करना रेजिलियंसी का एक कोर पार्ट है। और एक और बात, खुद से सब कुछ लिखने से पहले बने बनाए फ्रेमवर्क्स देखना अच्छा रहता है। जैसे .NET में पॉली है, जावा में रेजिलियंसी 4J है। ये लाइब्रेरीज रीट्राई, एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ, सर्किट ब्रेकर सब हैंडल कर लेती हैं। और जैसा हमने कहा, कई अजोर सर्विसेज के क्लाइंट SDKs में भी बिल्ट इन रीट्राई लॉजिक होता है। और आपने सर्किट ब्रेकर और आइडम्पोटेंस पैटर्न्स का बार-बार जिक्र किया, तो ये रीट्राई के साथ मिलकर काम करते हैं, एक टीम की तरह। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। ये अक्सर साथ में इस्तेमाल होते हैं। रीट्राई पैटर्न शॉर्ट टर्म ट्रांजिएंट इश्यूज के लिए है, पहली डिफेंस लाइन। सर्किट ब्रेकर तब काम आता है जब फेलियर बार बार हो रहा हो या लंबे समय तक चले। वो कुछ देर के लिए उस सर्विस को कॉल करना ही रोक देता है ताकि सिस्टम स्टेबल रहे और सर्विस को रिकवर होने का मौका मिले। और आइडम्पोटेंसी पैटर्न ये सुनिश्चित करता है कि जब रीट्राई या सर्किट ब्रेकर की वजह से ऑपरेशन दोबारा हो तो कोई गड़बड़ ना हो। ये तीनों मिलकर एप्लीकेशंस को ज्यादा रोबस्ट बनाते हैं। तो संक्षेप में कहें तो रीट्राई पैटर्न एक बहुत जरूरी टूल है क्लाउड एप्लीकेशंस को रिलायबल बनाने के लिए। ये उन टेम्पररी ग्लिचेस को ग्रेसफुली हैंडल करने में मदद करता है जो क्लाउड का हिस्सा है। लेकिन जैसा हमने देखा, इसे सोच समझकर इंप्लीमेंट करना होता है। स्ट्रैटेजी, डिले, परफॉर्मेंस, आइडम्पोटेंसी, फेलियर टाइप, इन सब पर विचार करना पड़ता है। बिल्कुल सही। ये आंख बंद करके लगाने वाली चीज नहीं है। और अंत में एक विचार छोड़ते हैं श्रोताओं के लिए। अभी हमने बात की प्री डिफाइंड रीट्राई स्ट्रैटेजीज की, पर क्या एप्लीकेशंस भविष्य में और स्मार्ट हो सकती हैं? क्या वो रियल टाइम में जो फेलियर्स देख रही हैं उनके पैटर्न से सीखकर अपनी रीट्राई स्ट्रैटेजीज डायनामिकली एडजस्ट कर सकती हैं? जैसे एप्लीकेशन देखे कि भाई इस सर्विस में शाम 6 बजे एरर्स बढ़ जाते हैं, तो वो खुद ही उस समय अपनी रीट्राई पॉलिसी बदल ले। क्या सिस्टम खुद ही ऑप्टिमल रीट्राई बिहेवियर सीख सकता है, शायद मशीन लर्निंग से? ये फ्यूचर एक्सप्लोरेशन का एक दिलचस्प एरिया हो सकता है, सिस्टम्स को और अडेप्टिव और सेल्फ हीलिंग बनाने की दिशा में। द डीप डाइव सुनने के लिए धन्यवाद।